RTP of June 2024. This is our second session. Now I am taking dissolution of partnership. You are required to prepare a statement showing distribution of cash as and when available, applying maximum loss procedure. So ये piecemeal distribution का problem है और piecemeal distribution में दो मेथड है. जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक तो है सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड. तो मैक्सिमम लॉस मेथड से हमको करने बोला है, घर पे जाके पूरा टॉपिक प्रैक्टिस कर लो. पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट टॉपिक प्रैक्टिस कर लो. वो उसका प्रॉब्लम शीट तो एटलीस्ट मैंने पीडीएफ फॉर्म में तो अपलोड किया ही होगा. सो वो पूरा टॉपिक प्रैक्टिस कर लो. मैक्सिमम लॉस बाय सरप्लस बाय मैक्सिमम लॉस मेथड एज वेल एज सरप्लस कैपिटल मेथड. सो ये टॉपिक होने के बाद प्रैक्टिस नहीं हुई है तुम्हारी. सीमा, मीना एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. देयर कैपिटल्स वेर 13,440, 8,400, 11,760 रेस्पेक्टिवली. और लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम पार्टनर्स. तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनता है इसमें. और उसमें जो हमको पेमेंट करना है ना वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जाता है. ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ये है आउटसाइड लाइबिलिटी, ये है इंटरनल लाइबिलिटी और फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमको पे करना है. रिगार्डिंग एसेट्स वी हैव पेटेंट्स, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्टॉक. मेरे को ये मॉड्यूल का क्वेश्चन लग रहा है. द एसेट्स वेर रियलाइज्ड इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव. एंड हु इज इंसॉल्वेंट? जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना तो टिल लास्ट रियलाइजेशन तक भी कैपिटल्स पीएसआर में कन्वर्ट नहीं होते हैं. ठीक है ना. मीना इज इंसॉल्वेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल. ठीक है, बनाएंगे. राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 12. Statement showing distribution of cash. Statement showing distribution of cash. Sixteen lines, 5 columns. Three partners and one external liability and one internal liability. 3 तो पार्टनर है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एक इंटरनल लाइबिलिटी है. दिस इज व्हाट वी हैव. Seema, Meena and Tina, these are 3 partners. और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, एंड पार्टनर्स लोन. क्रेडिटर्स एंड पार्टनर्स लोन. चलो लिखेंगे पहले बैलेंसेस उनके. राइट बैलेंस. लिखते जाओ 2800. पहले क्रेडिटर्स का 2800 और क्रेडिटर्स के बाद
पार्टनर्स लोन 1400 पार्टनर्स लोन, और कैपिटल भी लिख लो फटाफट। 13,440, 8,400, 1160, 11,760 लिख लिया क्या? चलो बोलते जाओ। पहला क्या है? 2,800, फिर 1,400। बोलो सीमा का 13,440। व्हाट अबाउट मीना? 8,400। और टीना 11,760। मेरे को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ऊपर लिख के रखना है, 5:3:2। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है जो ऑर्डर में एसेट है वो ऑर्डर में बिके हैं। सबसे पहले 1,400 पेटेंट्स को बेच के मिला। तुम्हारा क्रेडिटर का अमाउंट जब तक नहीं पे करोगे ना तब तक और किसी को नहीं दे सकते हो। सो माइनस सेल ऑफ पेटेंट, जो पैसा आया ना पेटेंट बेच के वो क्रेडिटर को दे देंगे, माइनस सेल ऑफ पेटेंट 1400। अभी भी लाइबिलिटी कितनी बची है? 1400 की लाइबिलिटी अभी भी बैलेंस है। जब तक क्रेडिटर को नहीं देंगे ना दूसरे किसी का नंबर नहीं आएगा। हाँ बोलो, ये कितने में बेचा फर्नीचर? 2,800, और 2,800 में बेचा तो 1,400 इसको और 1,400 इंटरनल लाइबिलिटी माइनस सेल ऑफ, क्या बेचा क्या हम लोग ने? सेल ऑफ फर्नीचर। ये लो, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों सेटल हो गई। सेल ऑफ फर्नीचर बैलेंस, और अभी इनको नीचे ले लेना चाहिए अपने को। 13,440, 8,400 एंड 11,760। अब पार्टनर्स का नंबर आ गया ना। नेक्स्ट 1680 के लिए मशीनरी बेचा हम लोग ने, वर्किंग बनाएंगे। अगले पेज पे चले जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, ये एक प्रॉब्लम से तुमको मैक्सिमम लॉस रिकैप हो जाएगा और फिर तुमको प्रोसीजर याद आ जाएगा। घर पे जाके सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम लॉस, स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम लॉस। नाम क्या है? सीमा, मीना एंड टीना, और इनका रेशियो है 5:3:2। पहले तो बैलेंस बोलो ना, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश से 13,440 और 8,400 और 11,760 माइनस मैक्सिमम लॉस। अगर तीनों का कैपिटल ऐड करो 13,440, 8,400 प्लस 1160, 11,760। टेल मी 33,600 ना। अगर ये 1680 जो तुमको मिला है इसके बाद अगर कुछ भी नहीं आए, माइनस करके डिफरेंस बताओ। 31,920। अगर इसके बाद कुछ भी नहीं मिले तो ये मैक्सिमम लॉस है, और ये मैक्सिमम लॉस वो लोग PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलो 15,960 और 9,576 और 6,384। दो नेगेटिव आ गया ना। बोलो कितना नेगेटिव है पहले वाले का? 2520। दूसरे वाले का बोलो 1176। और इसका कितना पॉजिटिव?
5376। तो अभी एक ही पार्टनर है ना दोनों का डेफिसिट शेयर करने के लिए। वी हैव ओनली वन पार्टनर, सो माइनस डेफिसिट ऑफ S&M शेयर्ड बाय T। तो ये 2520 1176 कितना हो जाता है दोनों का टोटल? 36, ये लो 3696। इसने अपने कैपिटल से उनका डेफिसिट नेगेटिव बैलेंस एडजस्ट कर दिया, शेयर कर दिया। अब बोलो क्या डिफरेंस बचा? पहला वाला तो हो गया 0, दूसरा 0 और ये 1680 पेड टू T। पेड टू T मिल गया। ये नेगेटिव चलते ही रहेगा। एक्चुअली पॉजिटिव हो जाता है तो PSR में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम में होगा ही नहीं क्योंकि एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट बोला है ना, सो दे दो। माइनस सेल ऑफ क्या बेचा है? सेल ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 1, और ये जाएगा 1680, सिर्फ T को जाएगा। गेट द बैलेंस डाउन। पहले वाले का तो अभी भी फुल अमाउंट पेएबल है 8400, और ये कितना हो गया? 10,080। दिस इज द न्यू बैलेंस। चलो आगे बढ़ेंगे फर्दर। स्टॉक कितने में बेच दिया? 5600। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ स्टॉक 5600। स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम लॉस, SMNT, हाँ जरा कैपिटल पहले उनका मेरे को टोटल बैलेंस चाहिए। टोटल बैलेंस का मतलब है जो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में अभी जो बैलेंस आया वो इंडिविजुअल बैलेंस कितना कितना है? 13440, 8400 और 10,080 माइनस मैक्सिमम लॉस। हाँ जो मैक्सिमम लॉस है ना वो तीनों का कैपिटल का टोटल कितना है? 31,920 है क्या टोटल? कैपिटल का टोटल 31,920 माइनस 5,600। बोलो डिफरेंस। 26,320। तो ये मैक्सिमम लॉस है, PSR में डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलो पहला वाला 13,160। दूसरा बोलो 7,896 और फिर हाँ 5,264। तो अभी एक ही नेगेटिव आया, पहला वाला ही नेगेटिव आया। कितना नेगेटिव है? सारे पॉजिटिव आ गए तो क्या का इंसॉल्वेंसी, बेवकूफ बनाते। ये ऐसा ही मॉड्यूल में क्वेश्चन था ये। बोलो पहला कितना पॉजिटिव? 280। दूसरा 504 और 481। हाँ तो पेड PSR में कन्वर्ट हो गया। और पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इंसॉल्वेंट होते फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्म को क्या फर्क पड़ता है? 280, 504 लिख दो। सेल ऑफ स्टॉक, ऐसा ही प्रॉब्लम मॉड्यूल में भी था, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। सेल ऑफ स्टॉक 280, 504 और
पार्टनर्स का बैलेंस पॉजिटिव होने का मतलब वो पीएसआर में कन्वर्ट हो गया, जो पे नहीं कर पाए वो रियलाइजेशन लॉस है और कुछ नहीं। बोलो पहला 13,160, दूसरा बोल दो 7896 और लास्ट बोल दो 5264। सो बैलेंस अनपेड शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, यहां पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2, बैलेंस अनपेड शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, दैट्स इट। तो इसमें वो उसका कोई मतलब ही नहीं निकला इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी तो तब होता जब लास्ट तक बैलेंस पॉजिटिव नहीं हो। मैंने एक्चुअल तुमको इंसॉल्वेंसी के प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं। जहां पे शेयर इन रियलाइजेशन लॉस भी हम लोगों को सबको कैपिटल को ऐड करके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने से मिलता है। सो तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम मिलेंगे जहां पे लास्ट तक बैलेंस पॉजिटिव नहीं होता है। ये लो, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इंसॉल्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं निकला। ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया हम लोग ने 12th। अब हम लोग लाइन से ही करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Hilfiger Sports Club gives the following receipts and payments for 31st March 2023। receipts and payments में ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसीट्स, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट्स गुड्स, लाइब्रेरी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड क्लोजिंग। एक लाइब्रेरी बुक्स ये एक एसेट अकाउंट है। फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की लंबी लिस्ट है। सैलरीज ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है। न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। रेंट एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। तो मैं ये अकाउंट भी बना सकता हूँ या फिर डायरेक्टली भी डील कर सकता हूँ। ओपनिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा, माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग ऐड होके क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। सो डॉट्स तो डाली दो, सैलरीज, न्यूज़पेपर्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सैलरीज, न्यूज़पेपर, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग है ना पीएनएल वाला ही प्रेजेंटेशन दे देंगे, अकाउंट नहीं बना के जो पीएनएल का प्लस माइनस है ना वो इफेक्ट दे देंगे। और बोलो फिर क्या बोला है, लाइब्रेरी बुक्स। तो ऊपर एक लाइब्रेरी बुक्स है ना अपने पास, इस पर डॉट डाल दो, अकाउंट बना लेंगे। और एक क्या, स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स भी एसेट है, हाँ तो स्पोर्ट्स गुड्स का भी एक डॉट डाल दो। यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स भी दिखा था अपने को, पुट अ डॉट हियर, उसका अकाउंट बनेगा। और एक फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स ऊपर कोई परचेज सेल तो नहीं है ना, ठीक है। सो मेरे पास 3 एसेट है, दीज आर 3 फिक्स्ड एसेट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल है, सो यहाँ पे डॉट डाल दो सब्सक्रिप्शन। खाली ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल है तो बिना इनकम लेजर के ये भी आराम से काम हो जाता है। चारों रहता है जमेला तो अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। और अकाउंट इसलिए भी बनाते क्योंकि पूछते तो आना भी चाहिए अपने को। कभी कभी 5 मार्क्स का सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही पूछ लेते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इन्वेस्टमेंट्स परचेज हुआ है क्या, नहीं ना। सो इंटरेस्ट मिला है, कितना परसेंट है ये, 10 लाख। और ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला, 24,000 तो मिला हुआ है। परसेंटेज देखते आगे। इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही 12,000 है। हाँ तो ये भी डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे ना इसके साथ। ओपनिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल ऐड। सो इट इज़ पॉसिबल विदाउट प्रिपेयरिंग इनकम लेजर। हो गया ये तो अभी तक अपने जो अकाउंट्स फाइनल हुए, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, नो इनकम लेजर नो एक्सपेंस लेजर, सीधा पीएनएल एक बड़ा बना लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का साइज बड़ा कर देंगे ताकि ये सारे एडजस्टमेंट्स आ जाए। सो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी, एक फिक्स्ड एसेट्स बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम आ जाएगा। और उसके बाद में कोई क्रेडिटर अकाउंट नहीं दिखा मेरे को,
बराबर ना, 5 ही तो बनाते थे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, क्रेडिटर और फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने निकाल दिया इनकम लेजर और निकाल दिया एक्सपेंस लेजर। अब क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिटर्स है क्या, तो खाली ओपनिंग बैलेंस शीट और फिक्स्ड एसेट्स बना लेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। अब देखो एडजस्टमेंट्स के नाम पे क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, स्पोर्ट्स गुड्स पे, लाइब्रेरी बुक्स पे, फुल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, एंड डोनेशंस के लिए क्या बोला है, कैपिटलाइज्ड। तो अपने पास ये डोनेशंस है ना, ये कैपिटलाइज्ड है। Donations will be capitalized. That's it. You are required to prepare opening balance sheet. ये लो opening balance sheet. वैसे भी working notes are part of solution. At the beginning of the year, income and expenditure account and closing balance sheet. ठीक है, बनाएंगे। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Opening balance sheet as on 1st April 22 as on 1st April 22, eight lines, below this income and expenditure account for the year ended March 23, 1st April 22 था ना। बैलेंस पेज पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लो। Balance page, income and expenditure. Go to the next page. Six lines. कितने, 3 एसेट है ना। Fixed assets account, and below this balance sheet,
अब इसके नीचे और कुछ नहीं आएगा, बैलेंस शीट एक्सटेंड करना है तो कर भी सकते हैं हम लोग। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 23। लाइबिलिटीज एसेट्स, मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे लाइब्रेरी बुक, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, वो इन्वेस्टमेंट्स तो डायरेक्ट इफेक्ट दे देंगे, वो डेप्रिशिएबल नहीं है। बुक्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड फर्नीचर। स्पोर्ट्स गुड्स एंड फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर लिख दो, इन द बुक्स ऑफ हिलफिगर स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ हिलफिगर स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ हिलफिगर स्पोर्ट्स क्लब। चलो हो गया सबका लिख के। पहले एडजस्टमेंट से डील करेंगे। मेरे पास एडजस्टमेंट्स में सैलरीज है, ओपनिंग बैलेंस गोज टू ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एंड राइट outstanding salaries, outstanding newspapers, periodicals, outstanding rent and taxes, and outstanding electricity charges. Outstanding electricity charges, write the value 20,000, 8,000, 12,000. And 16,000. 20,000, 8,000, 12,000 and 16,000. Closing balance sheet में जाओ. Go to closing balance sheet. 1, 2, 3, 4. पहला 4 लाइन ब्लैंक रख दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड राइट सैलरीज। सैलरीज के बाद क्या है? हाँ, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। फिर क्या है? रेंट एंड रेट्स और इलेक्ट्रिसिटी।
40,000, 10,000, 12,000, 40,000, 10,000, 12,000 and 20,000. कितना हो गया? 82,000. अब ये सब आइटम्स को पीएनएल में भी एडजस्ट करना पड़ेगा. सैलरीज एक लाइन छोड़ दो. सैलरीज के बाद क्या था? न्यूज़पेपर्स. नहीं नहीं नहीं, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. एक लाइन छोड़ दो और बोलो फिर क्या था नेक्स्ट टू? रेंट एंड रेट्स. और बोलो क्या था? टू इलेक्ट्रिसिटी. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. सबको हो गया यहां तक? लिखे लिखो 3 lakhs, 1,08,000. 3 lakhs is salaries, रेंट एंड रेट्स 1,80,000 था ना. सैलरीज एंड 1,08,000. 3 lakhs 1,08,000. इलेक्ट्रिसिटी 12,000. ये एक्सपेंसेस पेड है 12,000. और क्या था साथ में? ये रहा 21,600. मैंने ना कंप्लीट एडजस्टमेंट एक साथ ही मैं कर रहा हूं. 21,600. आई विल गॉट इट. अब ऊपर का ओपनिंग वाला माइनस कर देंगे. माइनस 20,000. न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल से माइनस 8,000. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस 12,000. एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस माइनस 16 प्लस प्लस क्लोजिंग 4010 प्लस 40,000 प्लस 10,000 और कितना है? 12 and 20. हो गया ना एक बड़ा एडजस्टमेंट कंप्लीट. बोलो कितना हो गया? 3 minus 20 plus 40, 3,20,000. और ये बोलो माइनस 8 plus 10 is 23,600. और ये तो 1,80,000 रहा. और ये कितना हो गया? 16,000. 16,000. मैंने तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी इफेक्ट दे दिया और पीएनएल का भी काम सल्टा दिया. अरे समझा क्या सब लोगों को? वापस आ जाओ ओपनिंग क्लोजिंग में. लाइब्रेरी बुक्स, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर. ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ. लाइब्रेरी बुक्स 2 lakhs. Go to opening balance sheet. Library books 2 lakhs. Sports goods and furniture. Library books are 2 lakhs, 160 and 2 lakhs. इनका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं. 2 lakh, 160 and 2 lakhs. $2 lakh, 160 and 2 lakhs. हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंसेस. फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल. ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो रिसीवेबल 1 lakh. क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 2,40,000. पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1 लाख. क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाके लिख दो
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये लो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिया। अब जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में और वहां पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। पिछले साल का रिसीवेबल प्लस होएगा क्या माइनस होएगा? माइनस ओपनिंग रिसीवेबल 1 लाख एंड प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल 2,40,000। अगर तुम सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लिख देते हो ना तो सब्सक्रिप्शन का काम ही कंप्लीट हो जाता है। देख लो सब्सक्रिप्शन कितना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 6,96,000 लिख दो। 6,96,000 माइनस 1,05,96 प्लस 240 बोलो कितना होगा? करो कैलकुलेटर से। 8,36,000। मैंने तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं, सब्सक्रिप्शन का काम तमाम। उसके बाद में नेक्स्ट फिर आ जाओ इधर, इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग है लेकिन तुमने कहीं पे बेचा है क्या? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में लिखोगे, दोनों में लिख दोगे। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10 लाख, ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10 लाख, और यहां पे भी लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिंगल एंट्री एनपीओ। ये सब फाइनल अकाउंट्स ही तो रहे क्या इसमें? फाइनल अकाउंट्स के तरीके से ही करना होता है। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया ये भी। और एक्रूड इंटरेस्ट, तुम्हारे पास एक इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देख लो 24,000 है, पिछले साल का माइनस और ये साल का ऐड। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 12,000 ही है क्या? जब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस शीट 12,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दो इंटरेस्ट रिसीवेबल 12,000, और साथ में दोनों का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 24,000 माइनस ओपनिंग रिसीवेबल 12,000 एंड प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल 12,000। ये लो 24,000 ही आ गया बाहर। सो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट दे दिया। ये लो, ये मेरे तो सारे इफेक्ट हो गए, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, ऑल डन। मेरा अब खाली बचा है डेप्रीसिएशन, डोनेशन टू बी कैपिटलाइज। वो तो पोस्टिंग के बाद ही करेंगे। डोनेशन टू बी कैपिटलाइज तो पोस्टिंग में हो जाएगा। चलो ओपनिंग बैलेंसेस जाने दो। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैंक 1,04,000, $1,04,000 लिख दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन तो हो ही गया, और डोनेशन के लिए क्या बोला है? हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दो 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस शीट राइट कैपिटल फंड, below that plus donation, डोनेशन 2 लाख हो गया। ये लो, डोनेशन के बाद में इंटरेस्ट 24,000 हो ही गया था। सन्डी रिसीट्स का मतलब हो गया मिसलेनियस रिसीट। कहां पे जाएगा? फाइनल अकाउंट्स में। जोर से बोलो जरा। इनकम पीएनएल क्रेडिट बाय सन्डी रिसीट्स, by sundry receipts. Amount of sundry receipts is 6,000
हो गया। पेमेंट साइड में सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स और लाइब्रेरी बुक्स 40,000 और 2 लाख। ये एसेट परचेज है ना। परचेज ऑफ एसेट के लिए सिंपल एंट्रीज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, स्पोर्ट्स गुड्स 40,000 का, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, स्पोर्ट्स गुड्स 40,000 का, और साथ में क्या परचेज किया है, बुक्स है 2 लाख, और बोला पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा एडिशन पे। दैट मीन्स दीज आर परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और उसके बाद ये भी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया था। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दो, 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,08,000, 2 miscellaneous expenses, $1,08,000, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस 2,40,400, क्लोजिंग कैश बैंक 2,40,400। ये लो, रिसिट्स पेमेंट्स भी हो गया पोस्टिंग करके। ऑल दिस इज डन, नाउ ओनली एडजस्टमेंट लेफ्ट। ये डोनेशन टू बी कैपिटलाइज भी हो गया। 10% है, खाली स्पोर्ट्स गुड्स ही 20% है ना, बाकी तो 10% ही है। सो लिखो बाय डेप्रिसिएशन, हाँ 2 lakhs का 20%, 2 lakhs ही हुआ ना। स्पोर्ट्स गुड्स 20% है, 2 lakhs का 20% 40,000, 4 lakhs का 10% भी 40,000, और 2 lakhs का 20,000। देख लो ना, ये 10% है, ये 20% है, और ये 10% है, बराबर। चलो डेप्रिसिएशन 40, 40, 20 टू डेप्रिसिएशन 40,000। पहला क्या है, लाइब्रेरी बुक्स है क्या, स्पोर्ट्स गुड्स, this is also 40, and furniture 20। सो 1 लाख रुपए का तो डेप्रिसिएशन ही हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख डन। अभी क्लोज कर देते हैं। 4 lakhs, 2 lakhs and 2 lakhs. This is 3,60,000, and this is 1,60,000, and here it is 180. बाय बैलेंस शीट ही जाने दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। टेक इट टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, 3,60,000, 160 एंड 1,80,000। क्या लिखेंगे पहला, लाइब्रेरी बुक्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड फर्नीचर। मैंने कोई वर्किंग नोट नहीं लिखा है बैलेंस शीट पे, ओपनिंग बैलेंस शीट पे, क्योंकि उनको चाहिए ही था। सो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। ऑल एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड, स्टार्ट क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, टेल मी द एसेट साइड टोटल। 17,76,000,
17,76,000 माइनस करो, डिफरेंस बोलो। हाँ, 17,20,000। 17,20,000 ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। और उसके बाद क्या आ गया नेक्स्ट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सा साइड ज्यादा है? 8,66,000। बोलो सरप्लस 190,400। चेक करो बराबर है क्या? टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में 190,400। गेट द टोटल। 21 lakh 09 10,400। And what is the total? 21,92,400। चलो हो गया। सो प्रॉब्लम एंड्स हियर। हम लोग ने हो सके वहां तक है ना वर्किंग नोट्स अवॉइड किया ताकि अपना जल्दी हो जाए। और अभी इतने क्वेश्चंस करने के बाद, फाइनल अकाउंट्स होने के बाद, यू हैव डन सिंगल एंट्री ऑल्सो। यू आर, आई डोंट थिंक किसी को तकलीफ होती होगी अगर हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट्स देते हैं। शुरू में वी गो बाय द प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि एनपीओ ऐसे ही 12th स्टैंडर्ड में दिमाग खराब किया हुआ होता है। ये कौन सा क्वेश्चन? हम लोग 14 तक आ गए क्या लाइन से? 10 हो गया, 11, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 15। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। ये डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। 1 April सपन लिमिटेड an unlisted NBFC took over assets of 9 lakhs and liabilities of 120 of Hobbs Limited। एक दूसरे कंपनी का एसेट्स कितने का लिया? 9 lakhs और लाइबिलिटीज। इसका मतलब है नेट एसेट्स खरीद रहा है ना वो। कितना? 7,80,000 का नेट एसेट्स परचेज किया। इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे किया है? पेमेंट फॉर परचेज, द परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया? अरे 780 के सामने अगर तुम 8,80,000 का पेमेंट कर रहे हो, कितना ज़्यादा पे कर रहे हो? तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज फॉर गुडविल। दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज फॉर गुडविल। कम पेमेंट किया होता तो कैपिटल रिजर्व्स आता था। लेकिन ये जो 8,80,000 का पेमेंट किया है ना, ये कैश में नहीं किया है। इट इज पेड बाय परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट का हम डिबेंचर्स देंगे और वो भी प्रीमियम पे देंगे ना, तो मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स चाहिए। कभी भी कन्वर्जन एट प्रीमियम होता है ना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का। और क्योंकि पेमेंट अगर कैश में होता ना, तो मैं बोलता था नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। आई वुड हैव सेड नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 7,80,000। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 7,80,000। गुडविल अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं ना, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। अगर कैश पेमेंट होता तो क्यों आप बोल देते थे टू कैश बैंक 8,80,000। लेकिन पेमेंट कैसे कर रहे हैं? डिबेंचर्स और साथ में क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये
8,80,000 का 2 डिवीजन करना है ना मेरे को, तो डिवीजन करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत सिंपल है, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है ना उसको डिबेंचर के इश्यू प्राइस से डिवाइड कर देने का। अमाउंट इन्वॉल्व डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स है, 10% प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस 110 हो गया। करो 8,80,000 डिवाइड बाय 110, बोलो कितना आ गया? 8,000 डिबेंचर्स आ गया। अगर 8,000 डिबेंचर्स आ गया तो 8,000 इंटू 100 8 lakhs एंड 8,000 इंटू 10 80,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री समझी क्या? ये बिजनेस खरीदने की एंट्री। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है? सपन लिमिटेड इश्यूड अनदर 3,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो फर्दर इशू कैश में किया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट? 8% डिबेंचर्स एंड 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बराबर 3,000 इंटू 100, 3 lakhs का 5%, 5% प्रीमियम आ गया। 5% प्रीमियम और इश्यू करने पे डिस्काउंट कितना था? 10%। तो 3 lakhs का 10% 30,000 और 3 lakhs का 5% कितना हो गया? तो 30 और 15 45, टोटल लॉस 45 है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इश्यू ₹30 is payable on application and balance on allotment of debentures। वो जो डिबेंचर्स है ना 100 रुपये का, पूरा एक साथ नहीं आएगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आएगा। ये जबरदस्त झमेला है। डिस्काउंट किधर? अगर एक ही होता तो डिस्काउंट पहली एंट्री में आ जाता था, लेकिन अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है तो डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। किधर एडजस्ट होगा? हाँ, सो जब ड्यू फॉर अलॉटमेंट करोगे ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, जैसे ड्यू फॉर अलॉटमेंट में प्रीमियम आता है ना, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वैसे ही डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, वो डिस्काउंट उधर एडजस्ट होगा। हैव यू गॉट इट? फिर उसके बाद इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट इन द करंट ईयर इटसेल्फ। एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ही बोला है, तो फ्यूचर लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अगर टोटल लॉस बोलते ना, टोटल लॉस बोलते तो फ्यूचर लॉस की भी एंट्री पास करता था। सो पूरा डिस्काउंट करंट ईयर में ही राइट ऑफ कर देने का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। एक ही साल की एंट्रीज पूछी है। हैव यू अंडरस्टूड? पहली एंट्री तो क्या है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। इन शॉर्ट नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। मैं नेट एसेट्स नहीं लिखूंगा, मैं एसेट और लाइबिलिटी क्रेडिट करूंगा। एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज, एसेट्स डेबिट गुडविल डेबिट टू लाइबिलिटीज टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझा क्या? फिर डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, फ्यूचर लॉस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, उन्होंने टोटल लॉस बोला है क्या? नहीं बोला है, तो फ्यूचर लॉस मेरे को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। सो डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, फ्यूचर में प्रीमियम पे मैं हम लोग PNL से मीट कर लेंगे। सो बैंक पहली एंट्री रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30 रुपीज ना। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ड्यू फॉर अलॉटमेंट कितना रुपया बच गया? 30 रुपये आ गया तो 70 बच गया ना, लेकिन डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%, तो मिलेगा खाली अपने को 60 रुपया। सो हम लोग बोलेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60 रुपया। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब प्रीमियम होता है तो 5 रुपया होता है, मालूम है? जब प्रीमियम होता है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हम 5 रुपीज लेते हैं टू शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू। समझा कि नहीं? टू प्रीमियम। वैसे डिबेंचर अलॉटमेंट 60 रुपीज, डिस्काउंट 10 रुपीज, टू डिबेंचर्स 70। डिबेंचर्स ऑलवेज एट नॉमिनल वैल्यू। फिर पैसा तो कलेक्ट हो ही जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हैव यू गॉट इट? और फिर एंड ऑफ द ईयर में कुछ इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला नहीं है ना, फिर भी पे कर देना, पूरा साल पूछा हुआ है ना। एंड ऑफ द ईयर में डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैशबैक, PNL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, PNL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये कोई अपने लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहा। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वो जो एग्जाम में आया था वो था, समझा कि नहीं? वो हमने कंक्लूड करके हमने हमारा सॉल्यूशन दे दिया। और क्या है? बोनस एंड राइट इश्यू। नाउ रिगार्डिंग बोनस एंड राइट इश्यू, डिबेंचर समझ गया क्या सब लोगों को? रिगार्डिंग बोनस एंड राइट इश्यू,
फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, और ये तो रेगुलर क्वेश्चन है बोनस एंड राइट इशू का। बोनस एंड राइट इशू का देख लो, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप, लेकिन इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप है कि 8 पेड अप है, तो फाइनल कॉल करके कलेक्ट करने का है। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, भर भर के रखा हुआ ऐसा क्वेश्चन। जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर फुली पेड अप बोनस शेयर्स देना है तो पहले कैपिटल प्रॉफिट से, वो सफिशिएंट नहीं है तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में भी पहले जनरल रिजर्व फिर पीएनएल। आगे 1 अप्रैल कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 1 लाख शेयर्स। वो जो 1 लाख शेयर्स ऊपर अनपेड है ना, ये 1 लाख शेयर्स जिसपे 8 रुपीज ही है, फाइनल कॉल का 2 रुपया कर लिया, 2 एंट्री आ जाएगी। मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल एंड रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी, द कॉल मनी इज ऑल्सो कलेक्टेड। सो एंट्री नंबर 1 ए एंड बी, मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल, रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी। फिर देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 फॉर हाउ मेनी हेल्ड। हाँ तो 1 देंगे 5 पे, तो ऊपर अपने पास तो 1 लाख है ना। सो हम लोग 5 हेल्ड पे 1 देने वाले हैं, 5 हेल्ड पे 1 बराबर ना, ऐसे ही बोला, उल्टा तो नहीं बोला है ना। 1 फॉर 5 हेल्ड, तो बोलो 1 लाख पे कितना, 20,000, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपया, तो 2 लाख रुपए का बोनस शेयर देना है। सबसे पहले ले लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम, 25। जनरल रिजर्व में बोलो कितना है, हाँ तो इसमें से ही ले लेते हैं ना पूरा, 175 फ्रॉम ईयर। 2 एंट्रीज विल बी पासिंग, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स। दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स, बराबर तो है। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम ही तो यूज किया, पहले थोड़ी मैंने फ्री रिजर्व यूज कर लिया। सो मिनिमम रिडक्शन ही किया है, नहीं तो 2 लाख रुपया पूरा उसमें से ही जाता था। मैंने वहां से 175 लिया है। 5 जर्नल एंट्रीज, कुछ आगे डिफिकल्ट दोनों में। उसके बाद आ गया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या दिया है, सुशील लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स तो फुल्ली पेड अप चाहिए थे, फुल्ली पेड अप ही मिल गए। 10,000 इंटू 100 हो गया 10 लाख। 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है ना, 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू। कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, तो अपने को 11 लाख रुपए देने का है। इट वॉज डिसाइडेड बाय कंपनी टू इश्यू 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख में से नॉमिनल वैल्यू में 8 लाख तो शेयर से आ गया, तो 2 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट होगा। एंड 4,000 12% डिबेंचर्स। अरे डिबेंचर इश्यू कर लेंगे लेकिन वो सीआरआर के क्रिएशन में नहीं आता है, इट डजंट कम इन क्रिएशन ऑफ सीआरआर। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अकाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड एंड कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। पास जर्नल एंट्रीज। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मेरा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम 10 lakhs माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 8 lakhs, बराबर ना, इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट्स 2 lakhs। और डिविजिबल प्रॉफिट्स के लिए मेरे को बोला हुआ है सफिशिएंट प्रॉफिट है उनके पास। कंपनी एट सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब पीएनएल में भरपूर अमाउंट है, तो पीएनएल टू सीआरआर। हैव यू गॉट इट। सेकंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देने का, 1 लाख, वो भी पीएनएल से दे देंगे, वो भी पीएनएल से ही दे देंगे। और सबसे पहले डिबेंचर इश्यू कर दो, झमेला खत्म, क्योंकि डिबेंचर का कोई लेना देना नहीं इससे। डिबेंचर कितना, 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट हो 12% डिबेंचर्स हो गया। उसके बाद में फ्रेश शेयर्स इश्यू कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 lakhs। फिर रिडम्पशन की 4 एंट्री, रिडम्पशन ड्यू, डिबेंचर्स कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 lakh, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 11 lakhs। मीटिंग ऑफ प्रीमियम के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 lakh। पेमेंट के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू कैश बैंक 11 लाख। और लास्ट एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 8 कितना 2 lakhs। 8 lakhs का तो इक्विटी शेयर्स आ गया था ना, 2 lakhs, ये तो ओरल ही हो गया, बट लिखेंगे, लिख के सॉल्व करेंगे। तीन प्रॉब्लम कंपनी अकाउंट्स के मैंने शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए, वो देखते रहना,
तुमको रोज सारे टॉपिक्स तुम नहीं कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स में एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एक बहुत डेप्रिसिएशन, सेल, परचेज, बहुत कुछ है, वो मैंने पूरा शॉर्ट रिवीजन लेक्चर में कंप्लीट वो एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्लास टेक्स्ट बुक का, वो एडजस्टमेंट के अलावा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर वो एडजस्टमेंट तुमने 2 से 3 बार देख लिया, वो एडजस्टमेंट तुमको आ ही जाएगा उसके बाद में। उसके अलावा वो प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्ट नहीं, अगर एग्जाम में आ गया तो डिफिकल्टी वो एडजस्टमेंट में ही होगी। सो मैं शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स तुम्हारे लिए बना रहा हूं, अगर नहीं देखते हो तो एक्चुअली स्पीकिंग तुम लोग टॉपिक के टच में नहीं रहते हो, तुम रोज सारे टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकते हो, बट उसमें वो देखने से तुम्हारे रोज सारे टॉपिक्स टच में रहेंगे। जितना हो सकता है उतना मैं बना बना के डालते जा रहा हूं। सो प्लीज स्टार्ट वॉचिंग दोज लेक्चर्स, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तुमको टॉपिक 5-7 मिनट में पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है वो याद आ जाएगा। चलो एक ना यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।